हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हॉर्मस पीस इनिशिएटिव में। देखिए, जो हॉर्मस पीस इनिशिएटिव है उसे ईरान में रिसेंटली ऑर्गेनाइज़ किया गया था। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओमान, अफ़गानिस्तान, चाइना, इंक्लूडिंग इंडिया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंडिया ने भी हॉर्मस पीस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट किया था और ये कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। अब इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान को और ओमान को सेपरेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा ईरान और ये रहा ओमान। अब आप बोलेंगे भाई यहाँ पर तो मुझे यूएई दिखाई दे रहा है। आप सही बोल रहे हैं, आपको यूएई दिखाई दे रहा है और सही देख रहे हैं आप, आपका चश्मा नहीं लगा हुआ है, 2 मेरा लगा हुआ है। लेकिन ये जो आपको छोटा सा पॉइंट बिंदु दिख रहा है, ये बिंदु, दिस इज़ अ टेरिटरी ऑफ ओमान। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज़ बिटवीन ओमान एंड ईरान। तो अब इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। इट इज़ नॉट बिटवीन यूएई एंड ईरान, इट इज़ बिटवीन ओमान एंड ईरान। अब याद रखिएगा, ये जो हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है ये गल्फ़ ऑफ ओमान को अरेबियन सी से कनेक्ट भी करता है। ये देखो, ये हमारा गल्फ़ ऑफ ओमान है और ये यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा अरेबियन सी। इन दोनों को कनेक्ट भी कौन करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। तो 2 पॉइंट याद रखना, ईरान और ओमान को सेपरेट करता है, गल्फ़ ऑफ ओमान और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। इसके बाद अगर आप नदर्न साइड में देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के, तो आपको ईरान देखने को मिलेगा। सदर्न साइड में आपको 3 टेरिटरीज देखने को मिलेंगी। एक है यूएई जो आप देख चुके हैं, एनक्लेव ऑफ ओमान वो भी आप देख चुके हैं, और तीसरा है मुसांदम। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स। क्यों? बिकॉज यहाँ से आप देखिए, ये पर्शियन गल्फ है, सऊदी अरेबिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, इनका ऑयल एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और आप जानते हैं ऑयल की कमी तो यूएस को भी पड़ती है। तो दैट्स वाई इट इज़ दी मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेना। इसके बाद याद रखिएगा, ये चोक पॉइंट तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? बिकॉज यहाँ से इंडिया अपना 2/3 ऑफ द ऑयल इंपोर्ट करता है और हाफ ऑफ द लिक्विफाइड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है। दैट्स वाई हॉर्मस पीस इनिशिएटिव और यू कैन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट द कल्चरल प्लेसेस अफेक्टेड बाय अम्फान साइक्लोन इन बंगाल। आप सभी जानते हैं बंगाल में अम्फान साइक्लोन आया था, जिसकी वजह से बहुत सारी कल्चरल प्लेसेस को थोड़ा बहुत खर्चा उठाना पड़ गया था। ओके, तो उन सब प्लेसेस के बारे में और देख लेते हैं। सिर्फ एक लाइन पे याद रखना, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। वैसे तो चांसेस बहुत कम है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, बट फिर भी हो सकता है मैच द कॉलिंग में आ जाए। सो सबसे पहले आता है हमारे सामने सेंट एंड्रयू चर्च। याद रखिएगा, ये एकमात्र स्कॉटिश चर्च है कैलकाटा में। उसके बाद आता है श्रीरामपुर कॉलेज। देखिए, इसको विलियम कैरी ने 1818 में बनाया था। ठीक है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो अभी तक काम कर रहा है। उस टाइम से 1818 से बहुत ही कम ऐसे इंस्टीट्यूट है, और इसमें से एक है श्रीरामपुर कॉलेज। याद रखिएगा, इसे विलियम कैरी ने बनवाया था। उसके बाद ड्यूप्लेक्स पैलेस, भाई सिंपल सी बात है, चंदन नगर में मिलेगा। किसके ऊपर बना था? फ्रेंच गवर्नर जनरल ड्यूप्लेक्स, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। इसके बाद हुगली इमामबाड़ा, याद रखिएगा इसको किसने बनाया था? मोहम्मद मोहसिन ने। ठीक है, उसके बाद आता है जतर देउल। याद रखिएगा, ये सुंदरबन में लोकेटेड है और ये एक मेडाइवल एरा का अर्ली टेम्पल है, बहुत ही शुरुआती टेम्पल है मेडाइवल एरा का। ठीक है, सुंदरबन में जतर देउल, इट इज़ टेम्पल, याद रखिएगा टेम्पल है, भूलिएगा नहीं। उसके बाद मैटक्लेफ हॉल, सिंपल सी बात है भाई, उस टाइम के गवर्नर जनरल मैटक्लेफ के ऑनर में बनाया गया होगा। उसके बाद लास्ट में आता है करेंसी बिल्डिंग। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं और मॉन्यूमेंट्स हैं जिनके ऊपर अम्फान साइक्लोन ने अपनी कहर बरसाई थी। ठीक है, चलो। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट चुशुल। देखिए, आप सभी जानते हैं कुछ वक्त पहले इंडिया और चाइना के बीच में बड़ी जंग टाइप की छिड़ी हुई थी। उसके बाद दोनों ने डिसाइड किया कि चलो यार हम डिसएंगेजमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए भैया मीटिंग होनी थी ना, किसकी? पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना की, और साथ ही साथ इंडियन आर्मी की मीटिंग होनी थी। तो इस आर्मी के लिए कुछ प्लेसेस चाहिए थी। तो इन टोटल ऐसी 5 प्लेसेस सेलेक्ट की गई थी और उन 5 प्लेसेस में एक थी हमारी चुशुल।
अब देखिएगा यहाँ पर आपको चुशुल देखने को मिल रहा होगा। पेंगोंग सो लेक और रेजांग ला के पास एक विलेज है, देखिए चुशुल, पेंगोंग सा लेक, ये रहा आपका पेंगोंग सो लेक, ठीक है, और ये रहा आपका रंगजाला, इसके पास एक विलेज है दैट इज़ कॉल्ड एज चुशुल विलेज, ठीक है, समझ में आया। चलो अब मतलब चुशुल विलेज कहाँ लोकेटेड हो गया है, दैट इज़ लोकेटेड इन लेह लद्दाख। प्लेस याद रखना, चुशुल विलेज इट इज़ इन लेह लद्दाख, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, एंड इट इज़ नियर पेंगोंग सो लेक एंड रेंगांग ला, ठीक है, पॉइंट मत भूलना। यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडियन आर्मी और PLA की मीटिंग्स हो रही है। अब याद रखिएगा दिस प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डू यू नो वाई, बिकॉज 1962 में यहाँ पर एक बैटल लड़ा गया था जिसको आज भी इस नाम से जाना जाता है, लास्ट मैन लास्ट राउंड। और अगर ये बैटल हमारी इंडियन आर्मी अपने पूरे जज्बे से नहीं लड़ती तो आज शायद तक ये टेरिटरी चाइना के पास होती, ठीक है। तो दो हम वॉर हार गए बट स्टिल वी गिव अ वेरी टफ फाइट टू चाइना, ओके। सो दिस इज़ अबाउट द चुशुल, कम्स अबाउट नगोर्नो काराबाख रीजन। देखिए इस डिस्प्यूट को मैं आपको नहीं समझाने वाला हूँ बिकॉज यू नो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, बट स्टिल थोड़ा बहुत बता देता हूँ। देखो ये है अजरबैजान, है ना, और ये है आर्मेनिया, इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्टिंग टेरिटरी है, दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्टिंग टेरिटरी विच इज़ कॉल्ड एज नगोर्नो काराबाख रीजन, ओके। अब देखिए ये जो रीजन है ये वैसे आता तो अजरबैजान के अंदर है बट दिस इज़ कंट्रोल्ड बाय आर्मेनियंस, एक एथनिक ग्रुप है आर्मेनियन का वहाँ पर, वो कंट्रोल करता है, ठीक है। और अल्टीमेटली ये किसके इशारों में काम करता है, आर्मेनिया के इशारों में काम करता है। तो ये काफ़ी लंबे टाइम से इन दोनों के बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी, जैसे हमारे और पाकिस्तान के बीच में क्या है, कश्मीर है। फिर इसके बाद अजरबैजान का पता नहीं एक दिन दिमाग ख़राब हो गया, बोला कि भाई वापस कर दो अदरवाइज़ वी विल हैव अ वॉर। तो आर्मेनिया ने बोला ठीक है चलो आ जाओ, और पता चला अजरबैजान के पास क्या थे, ड्रोन्स थे। उसने ड्रोन्स से भाई इतनी, मतलब क्या कहा जाए, मतलब दैट वाज अ फाइट, मतलब ऐसा लगा कि मॉडर्न डे की फ़ाइट है वो, ठीक है। मतलब ड्रोन्स के थ्रू आपके साथ शुरू के 1 से 2 दिन में ही फाइट, ऐसा लग रहा था अजरबैजान ने जीत लिया। और अल्टीमेटली अजरबैजान ने इसको फोर्स किया एक पीस ट्रीटी साइन करने में, और अल्टीमेटली आप ट्रीटी का फल तो जानते ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में पड़ता है नगोर्नो काराबाख रीजन, इसको मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो वेरी गुड। द नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट थुत्तुकुडी। देखिए अभी आप सब जानते हैं इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पेस लॉन्चिंग स्टेशन जहाँ से सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं, दैट इज़ श्रीहरिकोटा, फाइन। अब देखो जो हमारा श्रीहरिकोटा है वहाँ पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि भाई वो श्रीलंका के बीच में पड़ता है, तो श्रीलंका के ऊपर हमारे ये जो सैटेलाइट्स के डेब्रिस कभी धोखे धड़ा के ना गिर जाएं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें श्रीलंका से थोड़ा सा ईस्ट टर्न लेना पड़ता है, उसके बाद हम स्ट्रेट होते हैं, फिर हम अल्टीमेटली अर्थ से बाहर निकलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक्स्ट्रा फ्यूल रखना पड़ता है, बिकॉज आप देखो ना यहाँ पर थोड़ा टर्न होना पड़ रहा है तो फ्यूल एक्स्ट्रा होगा। तो अल्टीमेटली जो अंदर पेलोड रहता है, पेलोड मतलब जो भी छोटी मोटी सैटेलाइट है या कुछ भी चीज़ है उसकी जगह कम पड़ जाती है, ठीक है। तो उससे हमारा थोड़ा बहुत पैसा भी वेस्ट होता है, तो एक्स्ट्रा फ्यूल जा रहा है, ऊपर से हम एक्स्ट्रा पेलोड भी नहीं भेज पा रहे हैं। और इस पूरे इम्पैक्ट को जो राइटवर्ड टर्न लिया गया श्रीलंका को बचाने के लिए, इसको कहा जाता है डॉगलेग मैन्यूवर, ठीक है। अब देखिए इसरो ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया कि जो हमारा अगला आप कह सकते हैं लॉन्चिंग स्टेशन होगा दैट विल बी तुत्तीकोडिन, ठीक है। अब देखिए तुत्तीकोडिन ये देखो हमारे तमिलनाडु के बिल्कुल सदर्न एंड में है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर डॉगलेग मैन्यूवर जो इफेक्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा होगा इस लॉन्चिंग स्टेशन का। इसके अलावा और भी एक रीज़न है अभी हमारा लॉन्चिंग स्टेशन लॉन्च करने का। रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि भाई अब हमारे यहाँ भी बहुत सारी ये जो सैटेलाइट्स लॉन्च करनी पड़ती है, और इवन बहुत सारी कंट्रीज़ भी हमें ऑफर देने लगी हैं, तो पैसा भी आने लगा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से जितनी भी शॉर्ट रेंज वाली सैटेलाइट हैं, ठीक है, दैट इज़ द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उनको यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलो आर्टिकल कम्स अबाउट द थ्वेट्स ग्लेशियर। देखिए अभी रिसेंट में एक स्टडी हुई है, उससे ये पता चला है कि जो थ्वेट्स ग्लेशियर है उसके नीचे गर्म पानी मिला है। इसका मतलब ये है कि थ्वेट्स ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल सकता है। वैसे थ्वेट्स ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, दैट इज़ लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। ये देखिए दिस इज थ्वेट्स ग्लेशियर विच इज़ लोकेटेड इन एंटार्क्टिका। वेस्टर्न जो एंटार्क्टिका है वहाँ पर आपको थ्वेट्स ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए थ्वेट्स ग्लेशियर का जो टोटल साइज़ है वो है 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और याद रखिएगा इसमें इतना पानी है, मतलब जब ये पिघलेगा ना तो अप्रॉक्सीमेटली पूरे वर्ल्ड सी लेवल को 0.5 मीटर बढ़ा देगा।
और आप सोच रहे होंगे हाफ मीटर से क्या फ़र्क पड़ता है, भाई पूरे वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ, सोचो कितना पानी है यहाँ पर। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर साल ये वर्ल्ड सी लेवल में 4% का कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर रहा है, विच इज़ वेरी ह्यूज, ठीक है, अगर आप एक ही ग्लेशियर की बात करें तो। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 200 से 900 साल के बीच में पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, ओके। और पिछले 30 सालों से तो यहाँ से जो पानी पिघलने की मात्रा है वो तो डबल हो चुकी है, ठीक है। और इसलिए इन सब रीज़न की वजह से इस ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। समझ में आ गया? चलो, वेल एंड गुड। मूव करते हैं अगले आर्टिकल में, दैट इज़ नदर्न यूरोप एनक्लोजर डैम, दैट इज़ नीड। देखिए, कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रपोज किया कि भाई ये जो यहाँ पर हमारे सामने नॉर्थ सी, अटलांटिक सी, मतलब नॉर्थ सी, अटलांटिक सी, बाल्टिक सी, यहाँ पर यूरोपियन नेशंस हैं, है ना। ये देखो आपको अगर ईस्टर्न साइड जाएंगे नॉर्थ सी में और कंप्लीट बाल्टिक सी में, तो वहाँ पर बहुत सारे यूरोपियन नेशन हैं जो कि बहुत छोटे हैं, ठीक है। और अगर मान लो सी लेवल राइज होता है तो अल्टीमेटली वो लोग डूब जाएंगे। तो वो लोग ना डूबे, इसके लिए साइंटिस्ट ने अपनी तरफ से एक प्लान प्रपोज किया है। उन्होंने ये बोला है कि हम क्या करते हैं, अटलांटिक ओशन को मतलब हमारे नॉर्थ सी से और आप कह सकते हैं बाल्टिक सी से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। कैसे डिस्कनेक्ट करेंगे? यहाँ पर लोग 2 डैम्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। कौन कौन सा? एक होगा जो नदर्न स्कॉटलैंड को वेस्टर्न नॉर्वे से ज्वाइन करेगा। देखिए ये रहा स्कॉटलैंड एंड दिस इज़ नॉर्वे, इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब जिसकी वजह से अटलांटिक का जो पानी है वो नॉर्थ सी के अंदर नहीं घुस पाएगा, तो नॉर्थ सी के अंदर जितने भी नेशन हैं लाइक एम्स्टर्डम और ये सब, वो सब बच जाएंगे, ठीक है, पहली चीज़ ये। और दूसरा डैम रहेगा जो कि कनेक्ट करेगा ये साउथ इंग्लैंड को टूवर्ड्स द फ्रांस। अब यहाँ से भी पानी नहीं घुसेगा। तो अल्टीमेटली पूरे तरीके से हमने क्या कर लिया है, जो अंदर के नेशंस हैं यूरोप के, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और अल्टीमेटली अटलांटिक जो ओशन है वो नॉर्थ सी और बाल्टिक सी से डिस्कनेक्ट कर जाएगा। तो ये इनका प्लान है और इस पूरे प्लान को नीड कहा गया है, दैट इज़ नॉर्दर्न यूरोपियन एनक्लोजर डैम। हम पूरे नॉर्दर्न यूरोप को डैम से बंद कर देंगे, ठीक है, जिससे पानी अंदर ना पाए जब सी लेवल राइज होगा। फाइन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि इसी प्लान को अगर चाहें तो इवन पर्शियन गल्फ, मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी, आयरिश सी, रेड सी, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। वैसे अब यूरोप ने डिसाइड किया तो इम्प्लीमेंट तो अच्छे से ही होगा। पहले अब इसको शायद तक असली शेप दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ब्लैक सी की। जो ब्लैक सी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो इनलैंड सी है। इसके आजू बाजू ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ हैं, एशिया की कंट्रीज़ हैं एंड टर्की है, ठीक है। अब देखो, इसको जो कंट्रीज़ हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। ये देखो, द बर्गर, जो स्मॉल वाला है वो ऐड नहीं होगा, ठीक है, ये सब स्मॉल ऐड नहीं होंगे। अब देखो, टी से हो गया टर्की, बी से हो गया बल्गेरिया, यू से हो गया यूक्रेन, आर से हो गया रोमानिया, इसके बाद जी से हो गया जॉर्जिया और आर से हो गया फिर से रशिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं जो ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। एक बार आप मैप फिर से देख लो, यहाँ पर ये देखो, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन के बाद रोमानिया, फिर बल्गेरिया, फिर टर्की, जॉर्जिया, ठीक है, रशिया, ये ब्लैक सी को कवर करती है। उसके बाद आता है बाल्टिक सी। देखिए, बाल्टिक सी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये नॉर्थ यूरोप में लोकेटेड है। अब इसको टच करने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? स्वीडन है, फिनलैंड है, रशिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी एंड डेनमार्क। वैसे क्वेश्चन का आंसर दो। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया के लिए मैंने एक टर्म बताया, मतलब दैट वाज जियो पोलिटिकल टर्म। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट? यस, वेरी गुड, इट इज़ बाल्टिक सी, दैट इज़ बाल्टिक नेशंस, ठीक है। बाल्टिक सी के आजू बाजू बाल्टिक नेशंस। अब देखो, यहाँ पर आप देख भी पाओगे, इसलिए देखो, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये देखो बाल्टिक नेशंस, ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद द नेक्स्ट कम इज़ नॉर्थ सी। नॉर्थ सी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई, ये अटलांटिक ओशन का पार्ट है। यहाँ पर यूके है, डेनमार्क है, नॉर्वे, जर्मनी और इसके बाद नीदरलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस। तो इसकी लोकेशन भी एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी जानते हैं आल्प्स हैं। आल्प्स को वैसे कौन कौन सी कंट्रीज टच करती हैं, पहले ये बता दो। देखो, आल्प्स को टच करती हैं फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और इटली, ठीक है। ये कंट्रीज टच करती हैं आल्प्स को। एक बार चेक कर लेना, सही बोला है ना मैंने? हाँ, आई थिंक सही बोला है। अगर नहीं होगा तो सही कर लेना अपने हिसाब से, डोंट वरी। अरे वैसे सही बोला है यार, सीरियस मत हुआ करो, कभी कभी मजाक करके भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये मैटर हॉर्न है अपने पास। अब जो मैटर हॉर्न है वो आल्प्स का एक माउंटेन है, याद रखिएगा।
आल्प्स का एक माउंटेन है जिसका नाम है मैटरहॉर्न। अब यहाँ इस मैटरहॉर्न में क्या किया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 1000 मीटर्स का तिरंगा प्रोजेक्ट किया गया। क्यों प्रोजेक्ट किया गया? बिकॉज स्विट्ज़रलैंड के जो लोग हैं वो अपनी सॉलिडारिटी प्रेजेंट कर रहे थे इंडिया को कि इंडिया कोविड-19 के खिलाफ अपनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये जो मैटरहॉर्न है वो पेनिन आल्प्स का पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, विच इज़ शेयर्ड बिटवीन स्विट्ज़रलैंड एंड इटली। ठीक है, और याद रखिएगा कभी कभी इस मैटरहॉर्न और एक कंप्लीट आल्प्स को माउंटेन ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए माउंटेन ऑफ माउंटेन्स तो इट इज रिलेटेड टू आल्प्स और मैटरहॉर्न। ठीक है, भूलिएगा नहीं, आल्प्स टिक करिएगा अगर माउंटेन ऑफ माउंटेन्स का नाम आपको पेपर में कहीं पर भी देखने को मिलता है तो। ठीक है, चलो अगले आर्टिकल में जिसका नाम है दियामेर भाषा डैम। अब देखिए दियामेर भाषा डैम पाकिस्तान और चाइना का जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसे गिलगित बल्तिस्तान में बनाया जा रहा है। देखिए गिलगित बल्तिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दियामेर। ठीक है, और वहीं पर एक पास में एक छोटी सी जगह है, गांव टाइप की जगह है जिसको भाषा कहा जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इस डैम का नाम दियामेर भाषा पड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अब बताइए कौन सी रिवर के ऊपर बना है? नो, इट इज़ नॉट ऑन रिवर झेलम, इट इज़ ऑन रिवर इंडस। इसलिए अच्छे से पॉइंट करके बता रहा हूँ बिकॉज अभी तक जो भी हमने ब्रिजेस पढ़े पाकिस्तान में देवर ऑन रिवर झेलम, बट अब याद रखिएगा दियामेर भाषा डैम इज़ इन गिलगित बल्तिस्तान एंड इट इज़ ऑन रिवर इंडस। इस पॉइंट को मत भूलिएगा, अदरवाइज आपकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी बिकॉज आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, और इसके बाद बाकी के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 8.12 मिलियन एकड़ फीट में फैला रहेगा, 4500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देगा, इट इज़ टॉलेस्ट रोलर कॉम्पैक्ट कॉन्क्रीट डैम। ये सब इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है भाई, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान में डैम बनाओगे तो इंडिया तो चुप बैठेगा नहीं। तो इंडिया ने फिर से प्रोटेस्ट किया है कि भाई ये जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान है वो जम्मू एंड कश्मीर का इंटीग्रल पार्ट है, और जो चाइना कर रहा है दैट इज़ वॉयलेटिंग द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एंड चाइना इज़ ट्राइंग टू इंटरफियर इन इंडियाज़ इंटरनल मैटर। ठीक है, बिकॉज दिस रीजन इज़ इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान। और मैं आपको गिलगित बल्तिस्तान के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसे कराची अग्रीमेंट 1949 के थ्रू फॉर्मली पाकिस्तान में मिलाया गया था, और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, इसको पाकिस्तान ने कब्जे में लिया था अपने पास। ठीक है, इन्वेजन के थ्रू। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा मानना है जो गिलगित बल्तिस्तान है वो फॉर्मली एक्सीड हुआ था किसमें? पाकिस्तान में। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बिकॉज उस टाइम पे जो भी कमिश्नर थे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने फॉर्मली ट्रीटी साइन की थी। लेकिन इंडिया का ये बोलना है कि भाई जब JNK का पार्ट है ये हमारा गिलगित बल्तिस्तान, तो आप कैसे उसके साथ ट्रीटी साइन कर सकते हो? ये कुछ इसी प्रकार से है। मान लो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट के अंदर मान लीजिए एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो बोलते हैं कि भैया मैंने मध्य प्रदेश को हमारी अमेरिका को ट्रांसफ़र कर दिया है, सॉवरेन राइट ट्रांसफ़र कर दिया। भैया आप ये कैसे कर सकते हो? यू आर नॉट द किंग ऑफ महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ की जो भी सॉवरेन है वो इंडिया है, तो वो ऐसे कुछ ट्रांसफ़र करेगी। वही चीज़ यहाँ पर थी कि भैया जब कश्मीर जो है उस कश्मीर के अंडर में आता है गिलगित बल्तिस्तान, तो अब कैसे वो ट्रांसफ़र कर सकता है? तो आपका ये ऑक्यूपेशन भी इलीगल है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान का अपना स्टांस है। उसके बाद रिसेंट में पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान को तो अपना 5th प्रोविंस भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट द डेप्सांग प्लेन नियर LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब देखिएगा कि अभी रिसेंट में हमें पता चला कि भाई डेप्सांग प्लेन में हमें फिर से चाइना की प्रेजेंस देखने को मिली। ठीक है, अब जो डेप्सांग प्लेन है याद रखिएगा इसकी जो लोकेशन है नियर LAC। देखिए एक्चुअली ये 1962 वॉर के टाइम की बात है जब चाइना ने अटैक किया था। ठीक है, तो अक्साई चीन को तो अपने कब्ज़े में लिया था, बट जो कंप्लीट डेप्सांग प्लेन है ना उसको भी अपने कब्ज़े में ले लिया था। लेकिन जैसे US की जो शिप्स आती है, वॉरशिप्स आती है, तो उस टाइम पे जब वो चाइना भाग रहा था तो उसने जो वेस्टर्न डेप्सांग रीजन था वो इंडिया के लिए छोड़ दिया था। उसने बोला ये रख लो, ये हमें नहीं चाहिए। उसने बल्कि ईस्टर्न डेप्सांग रीजन में अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अभी भी अगर आप देखेंगे जो वेस्टर्न डेप्सांग रीजन है दैट इज़ विद इंडिया, लद्दाख के पार्ट में आता है, वेरेस जो ईस्टर्न डेप्सांग रीजन है वो अक्साई चीन का पार्ट है विच इज़ कंट्रोल्ड बाय चाइना। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना। देखिए जो बोट्सवाना है दैट इज़ लोकेटेड इन सदर्न रीजन ऑफ अफ्रीका। एक बार मैप में लोकेशन देख लो, ये देखो, इट इज़ सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज़, नामीबिया, ज़ाम्बिया, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा ये ज़ाम्बिया से कनेक्टेड है। ठीक है, ऑफिशियली अगर आप देखिए यहाँ पर मैगजीन में लिखा हुआ है इट इज़ कनेक्टेड विथ ज़ाम्बिया। ये देखिए ज़ाम्बिया दिख रहा होगा आपको यहाँ पर।
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या, बोट्सवाना में एक बहुत ही फेमस वेटलैंड है जिसका नाम है बोट्सवाना ओकावांगो डेल्टा, ठीक है। अभी जो वेटलैंड है यहाँ पर मिस्टीरियसली 100 से ऊपर एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट था। अब याद रखिएगा जो बोट्सवाना है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इसके आजू बाजू कंट्रीज़ में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। साउथ अफ्रीका साउथ में है, फिर नामीबिया वेस्टर्न साइड में है, जिम्बाब्वे ईस्टर्न साइड में है, नदर्न साइड में ज़ाम्बिया है, ठीक है। और याद रखिएगा इट इज़ होम टू 70% ऑफ द एस्टिमेटेड रिमेनिंग अफ्रीकन एलिफेंट, पहली चीज़। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इट इज़ होम टू मोर एलिफेंट्स देन एनी अदर अफ्रीकन कंट्री। मतलब अगर आप देखें तो इट होस्ट मेजॉरिटी ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट्स, तो दैट्स वाई दिस कंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा ओकावांगो डेल्टा है, इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको भी मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल फॉर द लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव रिपीटेड इट, सो लेट अस रिवाइज इट वन मोर टाइम। देखिए ये रहा हमारा येमेन, ठीक है, दिस इज येमेन एंड दिस इज गल्फ ऑफ एडन, एंड गल्फ ऑफ एडन में देयर इज लोकेटेड सोकोर्ता आर्कीपेलागो, ठीक है। सोकोर्ता आर्कीपेलागो है। सोकोर्ता आर्कीपेलागो में 4 आइलैंड है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, और सबसे बड़ा आइलैंड है सोकोर्ता आइलैंड, ठीक है। अब याद रखिएगा ये सोकोर्ता आइलैंड है, इसके वेस्ट में क्या है, सोमालियन कोस्ट, ये देखो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इसके वेस्ट में है सोमालियन कोस्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड वाई इट इज़ अ न्यूज़, भाई ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो सदर्न सेपरेटिस्ट ग्रुप थे उन्होंने इस आइलैंड में कब्जा कर लिया है, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन विद दिस। दी कोलोंगची हाइडल पावर प्रोजेक्ट, देखिए 2008 में इंडिया ने भूटान को प्रॉमिस किया था कि हम आपको हर साल, या आप कह सकते हैं आपकी हम जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है उसको 10,000 मेगावाट तक कर देंगे, और वो इलेक्ट्रिसिटी आप हमें वापस भेज सकते हैं अगर आपके पास कुछ बचती है तो, ठीक है। 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी 2020 तक प्रोड्यूस करवाने की बात की थी इंडिया ने भूटान को, ठीक है। अब इसी के चलते चलते 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इंडिया ने कंप्लीट कर दिए। एक था मंगदेचू, दूसरा था पुनात सांगचू, और तीसरा था पुनांग सांगचू 2, ठीक है। इन तीनों को इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनवाया गया था, जहां पर इंडिया ने भूटान को प्रॉमिस किया था कि भाई हम आपको 2020 तक 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला देश बनवा देंगे। तो इंडिया ने ये तीनों कंप्लीट कर दिए। अब इसी के चलते हुए अब कंप्लीट इस टारगेट को 2020 तक के लिए हमने खोलोंगचू हाइडल पावर प्रोजेक्ट चालू किया। अब याद रखिएगा खोलोंगचू हाइडल प्रोजेक्ट, ये देखिए भूटान के ईस्टर्न या आप कह सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोकेटेड रहेगा, और यहाँ पर एक रिवर है विच इज कॉल्ड एज खोलोंगचू रिवर, ठीक है। उसके ऊपर इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और याद रखिएगा इट इज़ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, मतलब इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टोर एनी वाटर, ठीक है। बस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और आगे लीव आउट कर देगा। अब देखिए इस प्रोग्राम को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है, खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। याद रखिएगा इट इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन ड्रू ग्रीन एनर्जी पावर कॉर्पोरेशन ऑफ भूटान एंड सतलेज जल विद्युत निगम लिमिटेड ऑफ इंडिया। बट याद रखिएगा खोलोंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड इज इम्प्लीमेंटिंग इट, ठीक है। समझ में आया, चलो वेल एंड गुड। तो ये हो गया हमारा खोलोंगचू हाइड्रो पावर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट दी राइन रिवर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो राइन रिवर है वो निकलती कहाँ से, सबसे पहले आप ये देखो। देखिए राइन रिवर स्विस आल्प्स से निकलती है, स्विट्जरलैंड में स्विस आल्प्स है, ठीक है। स्विस आल्प्स में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रेन वाल्धॉर्न ग्लेशियर। एक बार लोकेशन देखिए, अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये रहा हमारा स्विस आल्प्स और ये रहा हमारा ग्लेशियर, ठीक है। अब देखो यहाँ से निकलती है और ये जो हमारी राइन रिवर है ये 6 कंट्रीज़ को कवर करती है, ठीक है। 6 कंट्रीज़ के बीच से गुजरती है और अल्टीमेटली नॉर्थ सी में जाके गिर जाती है। तो कौन कौन सी 6 कंट्रीज़ को कवर करती है ये? सबसे पहली होती है स्विट्ज़रलैंड, भाई सिंपल सी बात है। इसके बाद लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ रॉटरडैम इसी के ऊपर लोकेटेड है। रॉटरडैम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीदरलैंड में है,
ठीक है। उसके बाद इट इज़ आर नेचुरल बाउंड्री बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। जो जर्मनी और फ्रांस है उसको नेचुरली सेपरेट करती है हमारी रिवर राइन। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ा तमाशा हुआ था इस रिवर को लेके, आई होप आपको याद होगा। तो सबसे पहली चीज़ ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है स्विस आल्प्स से, रेवेन वाल्ट्रॉन ग्लेशियर से, 6 राज्यों को कवर करती है। उसके बाद सीधे जाके गिर जाती है कहाँ पर, नॉर्थ सी में, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिवर एंड इट फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड, यस वेरी गुड, फ्रांस एंड जर्मनी, ठीक है। अब इसको डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी में से रेन कहा जाता है, फ्रांस में से राइन कहा जाता है और नीदरलैंड में से रिजन कहा जाता है। आई होप मेरे प्रोनाउंसिएशन सही है। और अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, देखिए न्यूज़ में ये इसलिए थी बिकॉज गर्मियों के टाइम पे इसका जो पानी है अब बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। एंड लेट मी टेल यू, ये जो हमारी राइन रिवर है यहाँ पर इतना काम हो चुका है पॉल्यूशन से इसे बाहर निकालने के लिए, बट फिर भी ये लोग कहते हैं कि इसका पानी अभी भी पेएबल नहीं है। आप ये सोचिए, हमारी गंगा में तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ बट फिर भी हम बोलते हैं इट इज़ पेएबल। सोचिए कि हमारे यहाँ पर रिवर्स कितनी पॉल्यूटेड है। वैसे भी एक डेटा के हिसाब से 70% ऑफ द वाटर इन इंडिया इज कॉन्टामिनेटेड। कच्छ मेनलैंड फॉल्ट, देखिए अभी एक स्टडी हुई थी, उस स्टडी से ये पता चला कि पिछले कई सालों से यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कच्छ मेनलैंड फॉल्ट है उसके नीचे स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है बहुत ही जल्दी यहाँ पर हम एक भयानक भूकंप देख सकते हैं, ठीक है। अब बस आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, ये जो हमारा कच्छ मेनलैंड फॉल्ट है ये कहाँ से कहाँ तक चलता है। इट गोज़ फ्रॉम लाखपत टू भचाऊ, लाखपत टू भचाऊ, बस यही याद रखना, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को एक बहुत बड़ा भूकंप आया था इंडिया में, सो क्या वो इसी फॉल्ट लाइन का पार्ट है। देखिए यहाँ पर एक्चुअली टोटल में 4 फॉल्ट लाइन है, ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। अब जो उस टाइम पे भूकंप आया था दैट केम ड्यू टू साउथ वगाड फॉल्ट सिस्टम, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो साउथ फॉल्ट वगाड सिस्टम, ओके। चलो इससे ज़्यादा कुछ भी ध्यान रखना, बाकी सब काफ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट बीरठ। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, ये जो बीरठ है ये एक तरह की पोर्ट सिटी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलीगली सीज्ड 2750 टन का अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही अनसेफली वेयर हाउस में रखा हुआ था। अब एकदम से पता नहीं कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सप्लोजन हो गया, इसलिए बीरठ न्यूज़ में आ गया। देखिए जो बीरठ है वो लेबनान का कैपिटल है, साथ ही साथ वहाँ की सबसे लार्जेस्ट सिटी है। लेबनान की एक बार लोकेशन देखिएगा, देखो ये रहा लेबनान, ठीक है, सीरिया से जुड़ा हुआ है लेबनान और नीचे है इजराइल। अब इसके बिल्कुल सेंटर पे लोकेटेड है बीरठ। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें तो जो ईस्टर्न बाउंड्री है हमारी मेडिटेरियन सी की उसका सेंटर भी बीरठ ही है। तो हो सकता है इस बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरियन सी में खुलती हैं, ऑलरेडी एक बार पूछ चुका है बट हो सकता है रिपीट हो जाए, याद रखिएगा बीरठ। हो सकता है इस बार यूपीएससी सिटी से पूछ ले कि इजराइल की एक सिटी पकड़ ले, इजिप्ट की एक सिटी पकड़ ले, टर्की की सिटी पकड़ ले, सीरिया की सिटी ले ले, ठीक है, उसके हिसाब से पूछ ले, तो इसमें भी तैयार करके जाना, ठीक है। टॉपिक समझ में आ गया ना। चलो लीबिया, अब देखो हुआ क्या रिसेंट में, आप सभी जानते हैं लीबिया में बहुत लंबे टाइम से सिविल वॉर टाइप की कंडीशन चल रही थी, बहुत सारे ग्रुप्स अपने आप में फाइट करते जा रहे थे। इवन जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं लाइक फॉर एग्जांपल यूएस, रशिया, ये लोग भी यहाँ पर अपना किसी तरीके से समर्थन दिखा रहे थे किसी ना किसी ग्रुप को। तो बहुत बेकार कंडीशन थी लीबिया की। लेकिन अभी क्या हुआ है कि लीबिया की जितनी भी राइवल पार्टीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द राइवल पार्टीज़ ने क्या किया है, अपने हथियार डाल दिए हैं और एक सीज फायर अनाउंस कर दिया है और बोला है हम जेनेवा में 5+5 लीबियन जॉइंट मिलिट्री कमीशन स्थापित करेंगे जहां पर हम लीबिया में पीस लाने के लिए बात करने वाले हैं। तो मतलब वो लोग समझ गए हैं कि भाई लड़के कुछ नहीं मिलने वाला है, अब हमें बात करके ही पीस लाना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो लीबिया है नॉर्थ अफ्रीका के मैग्रेब रीजन का पार्ट है। ये देखो मैग्रेब रीजन, आप देखो दिस इज मैग्रेब रीजन। मैग्रेब रीजन की कंट्रीज याद रखना, सबसे पहले आएगी वेस्टर्न सहारा, फिर मोरक्को, मोरक्को के बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद तुनीसिया, तुनीसिया के बाद लीबिया। ये सारी कंट्रीज याद होनी चाहिए मैग्रेब रीजन। और इवन जो साहिल रीजन मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई इट इज़ अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन सहारा डेजर्ट
एंड दी सवाना रीजन, उसकी सारी कंट्रीज़ भी हो सके तो याद कर लो, क्वेश्चन आ सकता है। मैग्रेब रीजन, साहिल रीजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है अफ्रीका से, ठीक है। तो मैग्रेब रीजन मैं आपको बता दिया, साहिल रीजन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो जो हमारा लीबिया है वो मैग्रेब रीजन का पार्ट है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा, नॉर्थ अफ्रीका में मैग्रेब रीजन का पार्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है वो भी मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब देखो ये रहा हमारा लीबिया। लीबिया के ईस्ट में है इजिप्ट, साउथ ईस्ट में है सूडान, साउथ में है चाड, थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में पड़ेगा नाइजर, ईस्ट और वेस्ट में पड़ेगा अल्जेरिया, और नॉर्थ में देखो इट इज़ हैविंग अ सी, मेडिटेरियन सी। याद रखिएगा नॉर्थ में लीबिया के मेडिटेरियन सी है। इसके बाद इसका कैपिटल है ट्रिपोली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। लीबिया देखो इंपॉर्टेंट कंट्री है, बहुत टाइम से न्यूज़ में रह रही है। कैपिटल है ट्रिपोली, और याद रखिएगा इट हैज़ अ बाउंड्री विथ मेडिटेरियन सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट हैज़ अ बाउंड्री विथ मेडिटेरियन सी एंड इट इज़ पार्ट ऑफ मैग्रेब रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अफ्रीका, ओके। एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, और उसके पास ऐसा बताया जाता है कि भैया वर्ल्ड के 10th लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। तो जब होगा तब देखा जाएगा, बट अभी के लिए जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई उनको ध्यान रखना, ठीक है। उससे पहले लेट अस सी समथिंग अबाउट इथोपिया। तो इथोपिया के बारे में सबसे पहली चीज़ तो भाई कि इट इज़ विद इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इट इज़ इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ठीक है। अब थोड़ा मैप से समझेंगे ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये राम हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी इसका पार्ट लोकेटेड है। वैसे आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इथोपिया की रेड सी से बॉर्डर है? देखिए नहीं है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखना। एंड आई एम श्योर कि भैया यूपीएससी इस बार कुछ ना कुछ इथोपिया को लेकर तमाशा करेगा, बिकॉज इथोपिया पिछले 1 से 2 साल से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो मे बी इस साल तक एक्सपेक्टेड ही क्वेश्चन भाई इथोपिया में फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। समझ में आई? चलो तो एक बार फिर अच्छे से इथोपिया की लोकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये रहा जिबूती, उसके बाद एरिट्रिया, सूडान, साउथ सूडान, केनिया, सोमालिया, ठीक है। ये आपको लोकेशन दिख रही होगी इथोपिया की। कैपिटल क्या है? अडीस अबाबा, ठीक है। अब देखो इस इथोपिया में क्या है कि अप्रॉक्सीमेटली कुछ 10 ऑटोनॉमस रीजन्स हैं, ठीक है। जब वो देश बना था तो लोगों ने अपनी कुछ ऑटोनॉमी डिमांड की होगी। सो देयर आर इन टोटल 10 ऑटोनॉमस रीजन, जिसमें से एक है टिग्रे, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितने 10 ऑटोनॉमस रीजन्स हैं यहाँ पर, उसमें इनको बहुत सारी ऑटोनॉमी अलाउड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उनका खुद का पार्लियामेंट हो सकता है, उनके पास खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस हो सकती है, उनके पास ये राइट हो सकता है कि वो लोग कभी भी रेफरेंडम करवा के सामने वाली पार्टी से, मतलब इथोपिया से अलग हो जाए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी प्रोवाइड करके रखी है, जैसी कभी शायद तक बाकी देश इंडिया में चाहते होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा इथोपिया है उसमें अभी कुछ कंट्रोवर्सी चालू हो गई है, यही इंडिपेंडेंस को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चालू हो गई है। और अल्टीमेटली इसी चीज़ पे जो यूएन ने बोला है कि भाई अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इथोपिया के टिग्रे रीजन में चालू होता है तो अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन लोगों को अपनी इंडिजीनियस प्लेस से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। इसकी वजह से हमारा टिग्रे न्यूज़ में है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर टिग्रायन, इरोब और कुनामा पीपल रहते हैं, ठीक है। और मैं ऑलरेडी एक बार लोकेशन आपको दिखा चुका हूँ। एंड वन मोर थिंग दैट टिग्रे रीजन इज़ अ वेरी वेल्दियर रीजन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, साथ ही साथ इनके पास एक काफ़ी हाईली वेल ट्रेंड आर्मी भी अवेलेबल है। तो मतलब अच्छा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है बिटवीन इथोपिया एंड टिग्रे रीजन, ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन, ओके। बगजान ऑयल फील्ड, देखिए आप याद रखिएगा सबसे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि बगजान ऑयल फील्ड इज लोकेटेड इन आसाम, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल एक दो चीज़ें और। देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ऑयल फील्ड थी, ठीक है। ये ऑयल फील्ड दिब्रू शेकोवा नेशनल पार्क के पास थी। अब क्या हुआ, दिब्रू शेकोवा नेशनल पार्क के पास इस ऑयल फील्ड में यहाँ पर आग लग गई। सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा बहुत लॉस तो इसको भी हुआ होगा। उसी की वजह से हमारा बगजान ऑयल फील्ड न्यूज़ में था। वैसे एक चीज़ याद रखना, 2009 में जयपुर के IOCL टर्मिनल में भी ऐसी ही ये ऑयल की वजह से आग लगी थी। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने MB लाल कमेटी बनाई थी,
तो याद रखना एमबी लाल कमेटी इज रिलेटेड टू ऑयल फील्ड्स, बस एक चीज़, उसकी रिकमेंडेशन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेज़ पे ज़रूर तैयार करके जाना, लेकिन याद रखना एमबी लाल कमेटी इज रिलेटेड टू ऑयल फील्ड्स, जो कि 2009 में बनाई गई थी। उस टाइम पे क्या हुआ था, जयपुर के IOCL टर्मिनल में फायर एक्सीडेंट हो गया था, सेम ऑयल वाला, और अभी यहाँ पर बगजान ऑयल फील्ड में यहीं पर फिर से हुआ है। दिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क वॉज अफेक्टेड, एक बार लोकेशन ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो, वेल एंड गुड। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज बुमला पास या बमला पास, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। देखिए, बमला पास अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ एन इंडो चाइना बॉर्डर। अब एक बार लोकेशन देख लो, यहाँ पर ये देखो, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश और ये रहा बमला पास। देखो यहाँ पर तिब्बत है और ये इंडिया का अरुणाचल प्रदेश है। देखो ये आपको समझ में ही आ चुका है, इंडिया और चाइना के बीच में लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसी हिस्टोरिकल रूट का यूज़ किया था उस टाइम पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 1962 के इंडिया चाइना वॉर में, ठीक है। उसके बाद से लगभग 44 सालों तक हमने इस पूरे पास को नहीं खोला, फिर अल्टीमेटली 2006 में हमने दोबारा चाइना के साथ इस पास को ओपन कर दिया था, ठीक है। देखो अरुणाचल प्रदेश के पासेस इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मैप में सारे पासेस अवेलेबल करवा दिए हैं। यू कैन पॉज एंड रीड देम वेरी वेल, ठीक है। पास एक बार देख के जाना, बिकॉज हो सकता है UPSC क्वेश्चन पूछते हैं अरुणाचल पास के ऊपर। देखो अरुणाचल और दूसरा सिक्किम और तीसरा लद्दाख, इन तीनों पास को अच्छे से करके जाना, भले कोई भी पास छोड़ दो, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 रीजन के पास अच्छे से करके जाना, बिकॉज इस बार बड़ा तमाशा हुआ है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट जेरूसलम। देखिए जेरूसलम आप सभी जानते हैं इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में लोकेटेड है। ये देखो, ये रहा हमारा वेस्ट बैंक और ये नीचे आपको इजराइल देखने को मिलेगा, उसके बीच में देखो यहाँ पर सेंटर पे लोकेटेड है जेरूसलम। देखिए जेरूसलम इज़ वेरी हिस्टोरिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिटी, नॉट जस्ट फॉर जुडाइज़म एंड इस्लाम बट फॉर क्रिश्चियनिटी एज वेल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये साइट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी होली साइट अवेलेबल है रिलेटेड टू जुदाइज़म। उसके बाद जो इस्लाम है उसकी भी यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस्लाम की 3rd होलीएस्ट साइट अवेलेबल है, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये क्रिश्चियन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस्लाम की, जुडाइज़म की और क्रिश्चियन की इंपॉर्टेंट साइट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको मत भूलिएगा। और एक बार लोकेशन प्रॉपरली देख लीजिएगा कि भाई यहाँ पर वेस्ट बैंक है, ऊपर फिर गोलन हाइट है, यहाँ पर इजराइल है और ये जेरूसलम है। और बोथ क्लेम, भैया पैलेस्टीन भी चाहता है और उसके साथ ही साथ हमारा जो इजराइल है वो भी चाहता है कि क्या बने, हमारा यहाँ पर कैपिटल बने। बट सिंपल सी बात है, बड़ी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। जो पंगड़ा विलेज है, एक तो पहली बात आप लोकेशन देख लो इसकी, ये पंगड़ा विलेज भूटान में है, ठीक है। पंगड़ा विलेज को रिसेंट में हमारे चाइना ने भूटान में कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, ये जो पंगड़ा विलेज है चाइना के द्वारा कंस्ट्रक्टेड है, ये चाइना और भूटान के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूटेड एरिया में है। और आखिरी चीज़, ये डिस्प्यूटेड एरिया कहाँ है, ये डोकलाम जो है आपको पता होगा, जो कि ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना भूटान के बीच में, उसके आसपास लोकेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों कंट्रीज़ ने अपनी अपनी स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। सबसे पहली चीज़ चाइना ने ये बोला है कि भैया ये तो हमारा खुद की टेरिटरी है, चाइना तो भाई मौका मिले तो पूरे वर्ल्ड को ही अपनी टेरिटरी बना ले। इंडिया ने बोला है कि चाइना यूनिलैटरली जो डिस्प्यूटेड एरियाज है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अनएथिकल एंड इलीगल एंड गोस अगेंस्ट द इंटरनेशनल नॉर्म्स। उसके बाद भूटान ने तो बोला भैया हमारा तो कोई विलेज ही नहीं बना है। आप सोचो कैसे कोई कंट्री क्लेम कर सकती है हमारे यहाँ किसी कंट्री ने विलेज बना दिया। अगर आप ये सपोज करो कि अपने यहाँ न्यूज़ आ जाए कि पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3-4 विलेजेस सेटअप कर दिए हैं हमारे रीजन के अंदर, आप एक्सेप्ट करोगे? हाँ, सरकारी धज्जियाँ उड़ जाएंगी भाई। तो आप सोचो कैसे भूटान एक्सेप्ट कर सकता है अगर बना भी हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट द वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट। देखिए अभी रिसेंट में हुआ क्या है कि ये देखो, पहले तो लोकेशन देखो, ये रहा हमारा वेस्टर्न सहारा। एक बार लेट मी चेंज द पेन कलर। देखो ये रहा वेस्टर्न सहारा। तो एक्चुअली में देखो तो ये इतना है, ठीक है, जो वाइट लाइन दिख रही ना, एक्चुअली में जो मेरा मार्क पोर्शन है ये पूरा वेस्टर्न सहारा है। लेकिन आपको पता हुआ क्या है, देखिए
मोरक्को ने पिछले कई टाइम से वेस्टर्न सहारा का कुछ रीजन एक्वायर करके रखा है, अप्रॉक्सीमेटली 80% का रीजन। ये देखो, ये जहाँ पर मेरा पॉइंट आ रहा है, ये वाला ऊपर वाला पूरा 80% का रीजन मोरक्को ने ऑक्यूपाई करके रखा है, और कोई भी कंट्री इस क्लेम को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी, ठीक है। और उसके बाद लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये जो 80% का इलाका है ना, इट इज़ वेरी वेरी रिच इन फॉस्फोट टर्म्स, और पूरा फॉस्फेट रीजन मोरक्को ने अपने अंडर लेके रखा है, ठीक है। अभी रिसेंट में फिर क्या हुआ, यूएस ने एग्री किया कि चलो यार, अगर आपको इतना ही चाहिए ना, हम वेस्टर्न सहारा का जो भी आपका ऑक्यूपाइड एरिया उसको हम रिकॉग्नाइज कर देंगे। मतलब देखो, यूएस की सैंक्शन मिल गया, एक तरीके से बहुत बड़ा काम होना है, ठीक है। लेकिन यूएस ने बोला इन रिटर्न आप इजराइल के साथ अपने रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे, और याद रखिएगा, नॉर्मलाइज करने के बाद इट विल बिकम द 4th अरब कंट्री विच हैज़ नॉर्मलाइज रिलेशन विद द इजराइल, ठीक है। और याद रखना, इट इज़ अ एरिड रीजन है और नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, एंड इट इज़ वेरी रिच इन फॉस्फेट टर्म्स, ठीक है। समझ में आया? उसके बाद यहाँ पर कुछ मिसलेनियस प्लेसेस इन न्यूज़ है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको कवर करनी है, ठीक है। देखो, यहाँ पर जितना मैं बताने वाला हूँ दैट विल बी मोर देन इनफ, ट्रस्ट करना टीचर के ऊपर, बिकॉज इट इज़ वेरी डीप, वेरी डेंस, ठीक है। जैसे जैसे हाईलाइटेड पार्ट है, जितना एक एक लाइन बताऊँगा उसके हिसाब से ध्यान रखने की कोशिश करना। और एक और चीज़, अभी तक जितनी भी हमने प्लेसेस इन न्यूज़ पढ़ी है ना, समझ लो एक तरीके यहाँ पर उसका रिवीजन होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ रिपीट होने वाली है, ठीक है। समझ में आया? चलो, वेल एंड गुड। तो इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है ओकावांगो डेल्टा। देखो, इसके बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पर क्या हुआ है, 100 से ऊपर एलिफेंट की डेथ हो गई थी ओकावांगा डेल्टा में, एंड इट इज़ लोकेटेड इन बोट्सवाना, ठीक है। उसके बाद नाटांस फैसिलिटी, आपने इसका नाम आईआर में बहुत बार सुना होगा। इट इज़ अ न्यूक्लियर फैसिलिटी इन ईरान, ठीक है। ईरान में एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, नाटांस फैसिलिटी। उसके बाद आता है नानार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। देखिए, ये महाराष्ट्र में आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नानार ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आने वाली है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर $3 बिलियन का जॉइंट वेंचर आने वाला है, किसके बीच में, IOC, HPCL, PPCL, सऊदी पेट्रोलियम जाइंट अरामाको एंड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी। मतलब इन शॉर्ट, ये $3 बिलियन की जॉइंट वेंचर इंडिया, सऊदी एंड UAE की वजह से इंडिया में आएगी, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 कंट्रीज़ कौन सी है बाहर की, सऊदी और UAE, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट थल सेना भवन। देखिए, थल सेना भवन दिल्ली में लोकेटेड है, दिल्ली कैंटोनमेंट में लोकेटेड है। अब दिल्ली में जितने भी आर्मी हेडक्वार्टर है स्कैटर्ड है, लाइक कुछ ईस्टर्न में है, कुछ वेस्टर्न में है, कुछ नॉर्थ में है, तो अब उनको सबको थल सेना भवन के अंदर लाया जाएगा। और थल सेना भवन में ऑफिस होगा किसका, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का हेड कौन करते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। और जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी हैं, ही इज़ गोइंग टू वर्क फ्रॉम थल सेना भवन। इसलिए जितने भी आर्मी हेडक्वार्टर थे दिल्ली में, उनको इसके अंडर लाया जा रहा था, ठीक है। समझ में आया ना? चलो, वेल एंड गुड। याद रखिएगा, ही इज़ गोइंग टू वर्क फ्रॉम थल सेना भवन, ओके। चलो, वेल एंड गुड। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट दसपाला हिल्स। बस एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, दसपाला हिल्स आर लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। उसके बाद आता है पय्यानूर, ठीक है। देखो, पय्यानूर में अभी केरला गवर्नमेंट एक महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम बनाने वाला है। क्या बनाने वाला पय्यानूर में, महात्मा गांधी स्मृति म्यूजियम, जो कि पेरुम्बा रिवर के बैंक्स में लोकेटेड रहेगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पय्यानूर ये कहाँ लोकेटेड है, रिवर बैंक्स ऑफ पेरुम्बा रिवर, ठीक है, एंड इट इज़ इन केरला। और यहाँ पर महात्मा गांधी का स्मृति म्यूजियम बनने वाला है। उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। देखो, सिंपल सी बात है भाई, ये जो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट दी गैरिसन। देखिए, मैंने आपको पॉलिटी के लेक्चर्स में बताया था, जो गैरिसन होगा वो उत्तराखंड का समर कैपिटल बनने वाला है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स भी होती रहती हैं, लेजिस्लेटिव मीटिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ मैंने आपको उस टाइम पे क्लियर की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, गैरिसन उत्तराखंड का समर कैपिटल बनने वाला है। वैसे PCS में लगता है पूछेंगे, किसी ना किसी PCS में तो पक्का पूछेंगे लग रहा है।
किसी में पूछना पूछे उत्तराखंड में ज़रूर पूछेंगे, ये तो पक्का है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट कोसी रेल महेस्तु। देखो ये बिहार में है एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बिहार एंड नॉर्थ ईस्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। और वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एज वेल, ठीक है। बस यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक बिहार में है, दूसरा शॉर्टेस्ट रूट टू नॉर्थ ईस्ट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। इसके बाद गंगा अवलोकन म्यूज़ियम। देखिए हरिद्वार में चंडी घाट में पहली बार गंगा अवलोकन म्यूज़ियम बनने जा रहा है। इसका मेन मकसद क्या होगा? देखिए इसका मेन मकसद होगा कि पिछले कई सालों में गवर्नमेंट ने किस तरीके से गंगा का कल्चर प्रोटेक्ट किया है, बायोडाइवर्सिटी और क्या क्या रिजर्वेशन एक्टिविटीज़ ली हैं, वो सब यहाँ पर लिस्टेड होंगी, जिसे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है चौर्तेन नियामा, इट इज़ इन सिक्किम, इट इज़ अ पास, ठीक है, इट इज़ इन सिक्किम। इसके बाद फिंगर एरिया, आई होप आप अभी जानते होंगे, इट इज़ रिलेटेड टू पेंगोंग सो लेक, 9 फिंगर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैप नहीं मेरे पास, बट दिस मतलब जगह जो है बिल्कुल फिंगर की तरह दिखती है। इसी को लेके एक्चुअली डिस्प्यूट था इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, याद रखिएगा, पेंगोंग सो लेक रीजन में, बस एक ही चीज़ रखना, फिंगर एरिया पेंगोंग सो लेक रीजन। उसके बाद गोकरा रीजन, इट इज़ इन लद्दाख, ठीक है। उसके बाद कुटी वैली, इट इज़ इन उत्तराखंड। और याद रखिएगा तिब्बत और इंडिया के बीच में सबसे लास्ट वैली पड़ती है ये, ठीक है, उसके बाद से डायरेक्टली तिब्बत पड़ जाता है, तो कुटी वैली याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इंडिया तिब्बत बॉर्डर में। इसके बाद बयान्स, देखिए जो काली रिवर के आजू बाजू के एरिए हैं दोनों साइड के, उसको बयान्स कहा जाता है, बस इतना याद रखना, इट इज़ बयान्स रिलेटेड टू काली रिवर। उसके बाद कॉर्सिका, तो आप सभी जानते ही होंगे, इट इज़ लोकेटेड इन मेडिटेरियन सी एंड इट बिलोंग्स टू फ्रांस, ठीक है। कॉर्सिका इज लोकेटेड इन मेडिटेरियन सी एंड इट बिलोंग्स टू फ्रांस, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद कॉकस रीजन, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो कास्पियन सी है, देखो ऑलरेडी मैं मैप एवरीथिंग दिखा चुका हूँ, इसे दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ। कास्पियन सी और जो हमारा ब्लैक सी है उसके बीच में लोकेटेड रीजन है यहाँ पर, जहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखने को मिलती है। एक है आर्मेनिया, फिर अजरबैजान, जॉर्जिया एंड रशिया। देखिए यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, उसी की वजह से ये साउथ कॉकस रीजन न्यूज़ में था। और याद रखिएगा इट इज़ बिटवीन ब्लैक सी एंड दी कास्पियन सी, ठीक है। चलो वेल एंड गुड। उसके बाद माउंट कुमगांग, इट इज़ इन नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इसके बाद साहिल रीजन में आपको बता चुका हूँ, ये सहारा डेजर्ट और सवाना रीजन के बीच में जो भी ट्रांजिशन जोन होता है उसे साहिल रीजन बोलते हैं। इसके बाद मैग्रेब रीजन भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये नॉर्थ अफ्रीका में लोकेटेड है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती है, देखिए मैप ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद अल्जीरिया आती है, लीबिया आती है, मॉरिशियाना आती है, मोरक्को आती है, तुनीसिया आती है, ठीक है। और याद रखिएगा ये सब के सब स्टेट्स ऑफ अरब मैग्रेब यूनियन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कम्स अबाउट APY लैंड्स, ठीक है। और याद रखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। APY लैंड्स इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज़ इनहेबिटेड बाय एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी याद मत रखना, इट इज़ मोर देन इनफ। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी शख्सगाम वैली। देखिए आप सभी जानते हैं शख्सगाम वैली इंडिया चाइना बॉर्डर पे लोकेटेड है। शख्सगाम वैली शुरू में बिलोंग करती थी पाकिस्तान को, बट जब चाइना ने इंडिया को वॉर में हराया तो उस टाइम पे शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दे दी। और बोलो भाई ये लोग लैंड क्लेम करते हैं कि हमें हमारा हिस्सा चाहिए, खुद का लैंड गिफ्ट कर रहे हो, यहाँ पर थोड़ा बहुत और कर दो, रिलेशन सुधर जाएंगे, बट क्या करें। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी अथीसवरार जैन टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी कुरांगनी हिल्स एंड विलिंगरी हिल्स विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी बुरी गंगा, इट इज़ इन बांग्लादेश, ठीक है। बुरी गंगा इज अ रिवर विच इज़ इन लोकेटेड इन बांग्लादेश। और याद रखिएगा इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन द कंट्री, दैट मीन्स इन बांग्लादेश इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर, ठीक है। इसके बाद ईरान में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, फॉर एग्जांपल के तौर पे फरजाद बी गैस, चाहबहार पोर्ट और शाहिद बहस्ती टर्मिनल, ठीक है। ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस एक पॉइंट बताऊँगा फरजाद बी गैस के बारे में, ठीक है। देखो क्या हुआ, ये 2002 की बात है, ठीक है।
उस टाइम पे यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए ONGC ने अग्रीमेंट साइन किया था। और ONGC की मेहनत के चलते हुए 2012 में यहाँ पर क्या हुआ, एक गैस फील्ड मिल भी गई। लेकिन अब ईरान ने बोला है कि भाई यहाँ पर हम अकेले ही ऑयल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। इंडिया बाद में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है, बट प्रेजेंटली वी आर गोइंग टू वर्क अलोन। बस यही एक कंट्रोवर्सी है जिसकी वजह से फराज भी गैस फील्ड न्यूज़ में आ गई। याद रखिएगा ईरान में लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद काकीनाडा कोस्ट, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दीस आर इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा तमिलनाडु में कंबम वैली लोकेटेड है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चुम्बम वैली, नॉट चुम्बी वैली, इट इज़ चुम्बम वैली, ठीक है। उसके बाद बनानास की कुछ वेराइटीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन है, जैसे एग्जांपल के तौर पे नेंद्रान, रसकाडली और चेनकाडली, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, भूल जाना, बट याद रखना तमिलनाडु में चुम्बम वैली मिलती है, जिसको आप कह सकते हैं कंबम वैली भी, ठीक है। चलो, वेल एंड गुड। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी हजीगक माइंस। देखिए हजीगक माइंस में आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट्स मिलते हैं और ऐसा कहा जाता है दिस इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड रिगार्डिंग आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट एंड इट इज़ लोकेटेड इन अफगानिस्तान। बस ये याद रखिएगा कि जो हजीगक माइन है वो अफगानिस्तान में लोकेटेड है एंड इट इज़ नोन फॉर आयरन ऑक्साइड डिपॉजिट्स, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। उसके बाद भाषण चर फैसिलिटी तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो बांग्लादेश है, ठीक है, वो अपने आसियान प्रोजेक्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1 लाख रोहिंग्यास को इस आइलैंड में शिफ्ट करने वाली है, भाषरचर आइलैंड में। ये भाषरचर आइलैंड वे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ये 2006 में बन के तैयार हुआ था ड्यू टू द सिल्टिंग ऑफ द रिवर्स लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और जो भी रिवर्स है वहाँ पर उनके यहाँ, उनकी मिक्सिंग की वजह से ये बन के तैयार हुआ था, ठीक है। उसके बाद अल डाफरा एयरबेस, इट इज़ इन UAE, ठीक है। उसके बाद डारफुर रीजन, इट इज़ इन वेस्टर्न सूडान। उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देखिए इसके ऊपर मैंने कल ही आर्टिकल डिस्कस किया था अबाउट द मैकमोहन लाइन, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, ठीक है। ये आपके ही फ़ायदे में रहेगा बिकॉज आपका टाइम कम वेस्ट होगा। उसके बाद आता है बगजान ऑयल फील्ड। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बगजान ऑयल फील्ड में क्या हुआ था, आग लग गई थी एंड इट इज़ लोकेटेड नियर डिब्रू शेकोवा नेशनल पार्क, इसलिए इंपॉर्टेंट था। याद रखिएगा बगजान ऑयल फील्ड रिलेटेड टू डिब्रू शेकोवा नेशनल पार्क, ठीक है। इसके बाद कोयम्बेदु मार्केट है तमिलनाडु में, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल्स कम्स अबाउट दी अम्बुकुती हिल्स। ये केरला में लोकेटेड है और यहीं पर आपको एडाकल केव्स मिलेंगी। देखिए आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि केरला में एडाकल केव्स है ऑन दी अम्बुकुटी हिल्स, ठीक है। इसके बाद रोहतांग पास के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है ऑन पीर पंजाल रेंज, ठीक है। वैसे इस बार याद रखिएगा, इस बार कश्मीर के नहीं, इस बार चाइना के, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश के, सिक्किम के और लद्दाख के पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। इस साइड थोड़ा कम करिएगा, टाइम लग ज़रूर करिएगा बट ईस्टर्न साइड में ज़्यादा फोकस रखना है। इसके बाद बराहोती प्लेन्स, दीस आर इन उत्तराखंड। और याद रखिए यहाँ पर पहली बार फर्स्ट चाइनीज इंट्रूशन हुआ था, ठीक है, 1954 में फर्स्ट चाइनीज इंट्रूशन टुक प्लेस इन उत्तराखंड बराहोती प्लेन्स, ठीक है। इसके बाद सुस्ता एरिया के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ठीक है, एंड इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंडक। याद रखिएगा गंडक रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है सुस्ता एरिया एंड इट इज़ लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। ओके, चलो, वेल एंड गुड। देखो इंडिया और नेपाल की बाउंड्री अब हमें देखनी है कि किस किस राज्य से लगती है इंडिया में। सबसे पहले आते हैं वेस्ट बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद सिक्किम। और याद रखिएगा जो 1950 में पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, उसकी चलते हुए इंडिया और नेपाल में एक ओपन बॉर्डर का सिस्टम है। आप सभी जानते हैं बहुत ईजिली आप और हम नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट दी हमास गाजा। देखिए आप सभी जानते हैं गाजा स्ट्रिप, ठीक है, इजराइल के साथ थोड़ा सा लोकेटेड है। इजराइल हमारा फिर इजिप्ट हो गया, यहाँ पर लोकेटेड है गाजा स्ट्रिप। और इसको 2007 से एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है दैट इज़ हमास गाजा, उसने कब्जे में लेकर रखा है। आई थिंक हमास को ईरान सपोर्ट करता है ना, हाँ ईरान सपोर्ट करता है हमास को। अब देखो गाजा में लोग काफ़ी टाइम से लोकेटेड है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हमास गाजा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट शंघू मुघुम
बीच विच इज़ लोकेटेड इन केरला। बस, नॉट मोर देन। वैसे भैया आपको तो जितने आर्टिकल्स हैं ना, चांसेस रेयर हैं कि क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज इतनी लोकेशन आप खुद सोचिए, याद करना इज़ वेरी हेक्टिक काम। अब देखो कब से हम लोकेशन न्यूज़ ही पढ़ रहे हैं, अभी इसके ऊपर एक लेक्चर और होगा, उसके बाद कहीं जाके हमारी लोकेशन न्यूज़ कंप्लीट होंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट दी साधना पास। तो ये साधना पास को इससे पहले नस्टाचुन पास भी कहा जाता था और ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। और अगर और भी जानना है तो याद रखना भाई, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर का है उसको कनेक्ट करता है बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। वैसे ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, बट याद रखना साधना पास लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद CPEC है, दैट इज़ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है, आप सभी जानते हैं, बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। इसी के अंडर जो हमारा पाकिस्तान है, जो हमारा चाइना है, वो यहाँ पर ग्वादार पोर्ट बनाएगा, ठीक है। चलो, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट आर्टिकल इज अबाउट दी महात्मा गांधी सेतु। देखो महात्मा गांधी सेतु बिहार में लोकेटेड है, ओवर द रिवर गंगा, ठीक है। आप याद रखिएगा यहाँ पर ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है पटना की, एक है हाजीपुर और दूसरी है पटना। पटना और हाजीपुर को कनेक्ट करता है महात्मा गांधी सेतु। इट इज़ लोकेटेड इन बिहार ऑन द रिवर गंगा, ठीक है। और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है इंडिया में, ये क्या है, थर्ड लॉन्गेस्ट ब्रिज, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। तो महात्मा गांधी सेतु कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स, पटना एंड हाजीपुर, ठीक है। इसके बाद इट इज़ इन बिहार एंड इट इज़ ऑन रिवर गंगा एंड इट इज़ द थर्ड लॉन्गेस्ट river bridge in India. So with this we conclude our today's lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.